आपके ब्लड में यूरिक एसिड, यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो उसका बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड या खास तौर से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो उसका बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है किडनी डायलिसिस। ये किडनी डायलिसिस क्या है? किडनी डायलिसिस को थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि जो काम हमारा किडनी करती है बॉडी के अंदर, जब किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो इसको आर्टिफिशियल एक मशीन से कराया जाता है और उस मशीन को ही बोलते हैं कि हम किडनी डायलिसिस पर कर रहे हैं। यानी कि किडनी का काम जब वो मशीन करती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है किडनी डायलिसिस पर पेशेंट है। ये क्यों होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या कारण है, इन सब कुछ आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या है। मैंने यहाँ कुछ फंक्शन एक दो लिखे हुए। किडनी का मेन फंक्शन है आपके ब्लड को प्योर करना, यानी कि उसे फिल्ट्रेशन करना। आप जो कुछ भी खाते हैं, आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दाल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसके डाइजेशन के बाद में उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। इसके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जब बॉडी के अंदर ही घूमना शुरू करते हैं तो ये कंडीशन बीमारी की कहलाती है। वैसे तो हमारी किडनी का काम है, क्योंकि हमारे ब्लड क्या है, किडनी के अंदर से गुजरता है और उस ब्लड में से जो भी टॉक्सिन्स हैं किडनी उनको यूरिन के तौर पर फिल्टर कर कर बाहर निकाल देती है। जैसे हम चाय को छानते हैं, दूध को छानते हैं, जब हमें कोई दूध देने आता है घर में तो हम क्या करते हैं, एक छन्नी लेते हैं और दूध को छान कर लेते हैं ताकि उसका जो कचरा है, धूल मिट्टी है या जो भूसा आदि है वो ऊपर रह जाए और आपका दूध बिल्कुल प्योर निकल जाए। ऐसे ही इसी तरीके का एक फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन नामक स्ट्रक्चर है। इसका छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ये किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से ये छलनी है। जैसे आप चाय को छानने की छलनी बोलते हैं, ऐसे ही किडनी के अंदर एक छलनी है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है, रचनात्मक इकाई है और संरचनात्मक है, यानी क्रियात्मक है और संरचनात्मक है। यानी कि उसके अंदर सबसे छोटी इकाई जो काम करती है वो नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन काम करते हैं। यानी कि जो आप यूरिन पास आउट करते हैं, जो हम यूरिन को पास आउट करते हैं, ये यूरिन बनाने का काम हमारी बॉडी के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन करते हैं। यानी कि 10 लाख लेफ्ट से और 10 लाख आपके राइट से। ये 10 लाख और 10 लाख नेफ्रॉन जब काम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये यूरिन क्या है, आपकी बॉडी के, आपके ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को जो बाहर निकलते हैं, जिसमें आपका वेस्टेज हो सकते हैं, यानी कि जो आपने खाना खाया है या मेडिसिन खाई है, जिन मेडिसिन के हमें ज़रूरत नहीं है या हमारे केमिकल्स को ज़रूरत नहीं है बॉडी को, उनको बाहर निकालती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। आप कोई गलती से या आप गुस्से में सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और आप कोई मिट्टी का तेल पी लेते हैं, चूहे मारने की दवाई लेते हैं, तो ये भी किडनी ही फिल्टर करके बाहर निकालेगी। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन जा रहा हो, जैसे खाने के तौर पर हम गन्ने का जूस पीते हैं या मैंगो शेक पीते हैं बाहर जाकर, तो मैंगो शेक में जितना मैंगो नहीं होता उससे ज़्यादा उसमें केमिकल मिलाया जाता है। वो जो केमिकल है ये टॉक्सिन्स के रूप में जो हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, इसको फिल्टर करने का काम भी हमारी किडनी ही करती है। फ्लूइड्स है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है। जैसे अब आरबीसी जो है, आरबीसी की लाइफ पीरियड 120 दिन की है। 120 दिन के बाद वो अपने आप डेड हो जाती है, मर जाती हैं। तो उनके मरने के बाद अब बॉडी क्या है कि अगर लोग मर रहे हैं तो वो कचरा ही तो हो गया। अगर ये डेड बॉडी को दबाया ना जाए या जलाया ना जाए तो ये हमारे चारों तरफ क्या कर देंगे, प्रदूषण कर देंगे, टॉक्सिन्स फैला देंगे। तो इन फ्लूइड्स को भी, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल डेड हो जाती हैं, इनको फिल्टर करने का काम भी हमारी किडनी ही करती है। तो ये किडनी का काम है मेन, इसको फिल्टर करना, कचरे को फिल्टर कर कर बाहर निकालना। इसको हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के आधार पर, यानी कि आपकी किडनी कितना काम कर रही है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमें बताता है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है?
नेफ्रॉन के इतने हिस्से को हम बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमैन कैप्सूल। इतने हिस्से को हम बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। एक साइंटिस्ट थे बोमैन, जिन्होंने इस स्ट्रक्चर की खोज करी, तो उनके नाम पर इसका नाम रख दिया बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के अंदर कैसे फिल्टर होता है? जैसे हम दूध को डालेंगे चाय की छन्नी के अंदर तो दूध फिल्टर हो जाएगा, तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज आती हैं, यानी कि ब्लड आता है और प्रेशर से इसके अंदर जाता है और वापस इधर से निकल जाता है दूसरे रास्ते से। यानी कि जो कचरा है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है या आयरन है, जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा है यानी कि जरूरत से ज़्यादा है, उनको यहाँ से फिल्टर करके नीचे डाल दिया जाता है और ये धीरे धीरे यहाँ से इकट्ठे होकर कलेक्टिंग ट्यूब, इसका लास्ट पार्ट जो होता है वो कलेक्टिंग ट्यूब होता है, यानी कि वो कलेक्ट करता है सारे टॉक्सिन्स को और धीरे धीरे वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हम यूरिथ्रा से उसे पास आउट कर देते हैं। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमें बताता है कि हमारी किडनी कितना काम कर रही है। अगर ये 50% ही रह जाए, यानी 15% या उससे कम रह जाए, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा ये फिल्ट्रेशन खत्म होता चला जा रहा है। ये लगभग एक सामान्य व्यक्ति में 85 से लेकर 95% तक काम करती है। 85% से लेकर 90% तक काम करता है, यानी कि ये रेट हमारा इतना होना चाहिए। लेकिन जब ये 15% से भी कम रह जाए तो इसका मतलब है कि हमारी किडनी अब डायलिसिस के लिए जा रही है, यानी कि हमारी किडनी फेल हो चुकी है। इस कंडीशन को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग टर्मिनोलॉजी के आधार पर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं। क्या बोलेंगे जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी? तो इसको बोलेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि अब आपकी स्थिति, आपकी किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि पुरानी बीमारी के तौर पर बन चुकी है, उभर चुकी है। दूसरा आपको ये भी बोल सकते हैं ESRD। ESRD का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज यानी कि अपनी लास्ट अवस्था है आपकी किडनी की, अब इसके बाद किडनी काम करना बंद कर देगी। तीसरा बोल सकते हैं किडनी फेलियर, यानी कि अब आपकी किडनी फेल हो चुकी है। जैसे बच्चों का काम है पढ़ाई करना और पढ़ाई में पास होना, जब पेपर होते हैं तो हम कहते हैं कि पढ़ाई में पास होना चाहिए एग्जाम में, लेकिन बच्चे जब फेल हो जाते हैं, यानी कि जो उनका काम है अगर वो प्रॉपर ना करें तो हम बोलते हैं कि बच्चा फेल हो गया। ऐसे ही जब किडनी का जो काम है और किडनी ना करे तो हम बोलते हैं उसे किडनी फेल हो गई। तो ये किडनी फेल के तौर पर भी डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं। और चौथा वो यूज करते हैं स्टेज 5 किडनी डिजीज, यानी कि स्टेज 5। वैसे तो सामान्यतः ज़्यादातर बीमारियां स्टेज 3 तक होती हैं, लेकिन किडनी अपनी तरफ से कोशिश करती है आपको बार बार स्वस्थ रखने की, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो ये 5th स्टेज तक चली जाती है और ये इसकी लास्ट अवस्था है। तो ये अलग अलग कंडीशन के आधार पर डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं या अलग अलग कंडीशन पर ये आपके प्रिस्क्रिप्शन लेटर में लिख सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग प्रकार की बीमारी है, लेकिन किससे पता चलेगा? जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा 15 रह जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा इसमें मेन है क्रेटिनाइन लेवल। क्रेटिनाइन लेवल जो हमारा 0 पॉइंट से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये मापने का यंत्र है, उसमें हमारा कितना क्रेटिनाइन होना चाहिए? 0.5 से लेकर 1.5 तक। एक नॉर्मल हर व्यक्ति में इतना हो सकता है, इतना बॉडी सहन कर लेगी। लेकिन जब हमारा क्रेटिनाइन लेवल 3 पहुंच जाए, 4 पहुंच जाए, 5 पहुंच जाए, इसका मतलब है कि हम अब किडनी खराब होती चली आ रही है। और जब आपका क्रेटिनाइन लेवल 6 पहुंच जाता है तो डॉक्टर फिर आपको डायलिसिस के लिए रिकमेंड कर देते हैं कि अब किडनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, आपके टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगी। उस कंडीशन में जब आपका क्रेटिनाइन लेवल 6 पहुंच गया, 6 पहुंच गया, क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि हम कैसे जाने कि हम किडनी की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, या हमें अब अपना KFT करा लेना चाहिए। KFT का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट हमें बताती है कि हमारी किडनी कैसे काम करती है। और जब किडनी फंक्शन टेस्ट गड़बड़ आए तो डॉक्टर्स आपको GFR कराने के लिए बोलते हैं कि अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक कराइए कि आपकी किडनी कितना फिल्टर कर पा रही है। तो हम क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे नोजिया है। नोजिया का मतलब आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, कभी वॉमिटिंग होगी, कभी सिर दर्द होने लग जाएगा, आपको भारीपन होने लग जाएगा, आपको बेचैनी होने लग जाएगी। ये नोजिया के तौर पर उभर कर आ सकता है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब बात हाथ से निकल चुकी होती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी किडनी इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। हमने इन 15-16 सालों में ये देखा है कई सारे पेशेंटों को कि उन्होंने पहली बार KFT तब कराया जब उनका क्रिएटिनिन लेवल 5 पहुंच गया। उन्होंने पहली बार KFT तब कराया जब उनका क्रिएटिनिन लेवल 6 पहुंच गया, या उन्होंने पहली बार KFT तब कराया जब उनका क्रिएटिनिन लेवल 7 या 9 पहुंच गया। तो इससे पहले हम अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझें, उसकी भाषा को समझें और हम इस गंभीर स्थिति से बचें, तो हमें इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दूसरा है मसल क्रैम्प्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स आते हैं, आप बैठे हुए जैसे खड़े हुए अचानक से पैर पर नस में नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपको बार बार क्रैम्प्स आते हैं, दिन में 4-5 बार क्रैम्प्स आते हैं, तो आपको एक बार KFT कराने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि डायग्नोज अगर सही हो जाए तो ट्रीटमेंट भी सही हो सकता है। चेस्ट पेन, अगर आपको लगातार चेस्ट पेन बना रहता है, वैसे ये चेस्ट पेन आपको गैस की वजह से भी हो सकता है, एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर बिना गैस के और बिना एसिडिटी के आपको चेस्ट पेन है, यानी कि भारीपन है, तो आपको एक बार KFT की तरफ जाना चाहिए। वॉमिटिंग की फीलिंग, वॉमिटिंग आपको बिना वजह वॉमिट आ रही है, बार बार वॉमिट आ रही है, तो ये रिफ्लेक्स है किडनी का। किडनी के पेशेंट को वॉमिटिंग होना एक स्वाभाविक यानी कि एक लक्षण के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स रिवर्स बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। फटीग, बहुत जल्दी थकाव होना, यानी कि 1-2 घंटे काम किए बॉडी थक जाती है, हमारे को लगता है कि यार मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन जा रही है, बार बार जल्दी थक जाते हैं, तो ये भी एक इसका कारण बन सकता है, यानी कि एक सिम्टम्स है। चेंज इन यूरिन आउटपुट, यानी कि जब आप यूरिन को पास आउट करने जाते हैं तो एक बार में सेटिस्फैक्शन नहीं होती, एक बार में क्लियर नहीं होता, बूंद बूंद कर कर यूरिन आना शुरू हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि आपको बार बार दिन में 5-6 बार, 10 बार, 12 बार यूरिन जाना पड़ता है, और यूरिन रुक रुक कर आता है, ये सबसे बड़ी इसमें समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर, 90% देखा गया है किडनी के डिजीज के पेशेंट को, यानी कि जिनको किडनी की बीमारी है उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। 90% ये देखा गया जो किडनी से पीड़ित है उनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको और बताता हूँ, अगर किडनी की बीमारी है तो आपका हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाएगा। अगर आपका बिना वजह हीमोग्लोबिन डाउन चला गया है, आपको समझ नहीं आ रही कि हीमोग्लोबिन क्यों डाउन है, तो मेरा निवेदन है एक बार KFT जरूर करा लीजिए। और अगर किडनी की वजह से आपका 1.25 DCC हार्मोन भी नहीं बनेगा, अगर किडनी बीमार है तो किडनी से आपका 1.25 DCC हार्मोन नहीं बनेगा, तो ऐसे लोगों की कैल्शियम लेवल भी डाउन जाएगा, यानी कि कैल्शियम लेवल अगर आपका एज की उम्र के हिसाब से ज़्यादा कम जा रहा है, तो भी आपको ये समझना चाहिए कि किडनी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। अगला जो मेन है इसमें स्वेलिंग, आपकी बॉडी पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथ पैरों पर स्वेलिंग आने लग जाएगी, आपके फेस पर स्वेलिंग आने लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कितने दिन से सोए नहीं है, आपकी आंखों के नीचे पफिनेस हो जाएगी, आपके हाथ पैरों में टाइटनेस हो जाएगी, आपकी मूवमेंट रुक जाएगी, बॉडी भारी भारी होने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर जो वाटर यूरिन के तौर पर निकलना चाहिए था वो बॉडी के अंदर ही बढ़ना लग जाता है, यानी कि यहाँ पर स्वेलिंग की भी समस्या यानी कि सिम्टम्स के तौर पर ये देखा जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं, इनको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। ये आपको मैंने बताया कि हमारी कौन से स्टेज पर कौन किडनी का डायलिसिस जाएगा, तो 6 क्रिएटिनिन अगर पहुंचा नहीं है तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से। न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से हमने इन 15 सालों में क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट की बात कर रहा हूँ, कम से कम 15 लोगों को डायलिसिस से बचाया है। ऐसे लोगों को जहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपको डायलिसिस पर ही जाना होगा, तो उनको हमने डायलिसिस से बचाया है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल 8.5 तक पहुंच चुका है। मैंने अभी आपको बताया कि जिनका क्रिएटिनिन लेवल 6 पहुंच जाता है उनको 100% डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपना डायलिसिस करा लेना चाहिए। इस लॉकडाउन में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने अनाप शनाप मेडिसिन खाई हैं, जिनके साइड इफेक्ट की वजह से किडनी बहुत वीक हो गई है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने भी कोई मेडिसिन लगातार इस कोरोना काल में खाई है तो आप एक बार अपना KFT जरूर चेक करा लीजिए, क्योंकि KFT मैंने आपको बताया कि किडनी के 5 स्टेजेस हैं।
ये पहला ऑर्गन है जो 5 स्टेजेस के साथ खराब होता है। किडनी बहुत रेयर टू रेयर खराब होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि किडनी की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। लिवर, किडनी ऐसे ऑर्गन है जो भगवान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके भेजते हैं कि हमारे, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलेंगे तो बॉडी बीमार होना शुरू हो जाएगी। तो किडनी को बचा लीजिए, नहीं तो किडनी पर आप डायलिसिस पर चले जाएंगे। अब डायलिसिस में बात करता हूँ। डायलिसिस 2 तरीके की हो सकती है। मान लीजिए अब आपका क्रिएटिनिन लेवल इतना पहुंच गया है कि आपको डायलिसिस कराई, तो जब आप डायलिसिस पर जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि कौन सा डायलिसिस कराना है। तो 2 तरीके के डायलिसिस हो सकते हैं। एक हमारा होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा है हमारा पेरिटोनियम डायलिसिस। वैसे 90% यही वाला डायलिसिस होता है, लेकिन ये वाला भी 10% लोग कराते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? हीमोडायलिसिस का मतलब है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ मशीन होती है, आपको लिटा दिया जाता है और 2 तरीके से, एक हाथ से आपका ब्लड बाहर आता है और वो ब्लड एक मशीन के अंदर घूमता है और दूसरे हाथ से आपको ब्लड चढ़ा दिया जाता है। यानी कि अब आपकी किडनी केवल आपके शरीर के अंदर एक डमी के तौर पर रह जाती है। यानी कि आपकी किडनी अब हाथ खड़ा कर चुकी है कि अब वो कोई भी काम नहीं करेगी। तो ऐसे स्थिति में आपकी वो मशीन, जो आर्टिफिशियल मशीन है, उसके अंदर से ब्लड डाला जाता है और वो उस ब्लड को फिल्टर कर दूसरे बाजू से आपके शरीर के अंदर ब्लड को डाल दिया जाता है। ये हीमोडायलिसिस है। ये नॉर्मली 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में प्रोसेस हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने डायलिसिस कौन सी स्टेज में कराया है, यानी कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना बढ़ चुका है। ये बहुत रेयर है, लेकिन बहुत अभी आजकल ये नई टेक्नोलॉजी है। पेरिटोनियम डायलिसिस, पेरिटोनियम डायलिसिस है। पेरिटोनियम हमारे बॉडी के अंदर एक लेयर होती है जो सभी ऑर्गन्स को कवर करती है, तो जिसमें हमारी किडनी भी उसके अंदर कवर होती है। तो किडनी के अंदर से ऊपर, यानी कि हमारे पेट के ऊपर ये जो लेयर है पेरिटोनियम लेयर, इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया जाता है और ये अंदर ही अंदर हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। इस इंस्ट्रूमेंट को बदल दिया जाता है जब इसमें से जब ये टॉक्सिन नहीं इकट्ठे बाहर नहीं निकाल पाता, तो ये पेरिटोनियम है। लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत सारे कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना फिरने का शौक रखते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको जो डायलिसिस है वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार करानी ही पड़ेगी, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में 2 तरीके से आप डायलिसिस करा सकते हैं। मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि आपको कभी भी डायलिसिस की नौबत ना आए, क्योंकि मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों ने अपने 3 या 4 बार डायलिसिस करा लिया है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिन लोगों ने 3 से 4 बार अपना डायलिसिस करा लिया है, जिंदगी में कभी उनकी किडनी ठीक नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप इस चंगुल में फंस चुके हैं तो आप दोबारा से अपनी किडनी को ठीक नहीं कर सकते हैं। और 99% यहाँ रिसर्च ये कहती है, या तो उनको जिंदगी भर डायलिसिस कराना पड़ेगा या उनको अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। यानी कि उन्हें उधार की किडनी पर जीवन जीना पड़ेगा। यानी कि अपनी किडनी को निकाल कर एक बाहर से कोई आपको डोनेट करता है किडनी, और उसकी किडनी को आपके शरीर के अंदर फिट करा जाता है और फिर ये डायलिसिस का काम, यानी कि वो फिल्ट्रेशन का काम आपकी किडनी करती है। यानी कि डायलिसिस या तो आपको जिंदगी भर कराना है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। अब भूमिका आती है कि आपको, अगर आप इस तरीके के किसी भी सिम्टम्स को देख रहे हैं और आपने डायग्नोज कर लिया कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे समय पर सबसे पहले हमें ये काम करना है कि किडनी की जिम्मेदारी को कम करना है, यानी कि इसके वर्कलोड को कम करना है। अभी मैंने आपको बताया था किडनी का मेन काम है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। तो पहला काम हमें ये करना है कि हमारी बॉडी में जो जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं उनको देखना है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे जा रहे हैं। तो कैसे जाएंगे? या तो आप गलत चीज़ों को पी रहे हैं, यानी कि आप वाइन पीते हैं, आप शराब पीते हैं, आप बियर पीते हैं, आप कोई बाहर का मटेरियल पीते हैं, तो ऐसे कुछ भी चीज़ों को आपको तुरंत अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल डाले जाते हैं। दूसरा, आप ऐसी कोई भी चीज़ मत खाइए जो केमिकली ज़्यादा बनती है। बाहर का जूस वगैरह नहीं पीना है, मिठाइयाँ नहीं खानी है। तीसरी चीज़, आपको हैवी डाइट नहीं लेनी है, यानी कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन कम, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट है। यानी कि आपके प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद में जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन है। तो हमें हैवी प्रोटीन को अवॉइड करना है। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल आपने खाना है, यानी कि आपने घिया, तोरे, टिंडे, जो सिंपल खाना है ये खाना है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपने नहीं खानी है।
तो ये जो आप अगर इसको ध्यान करेंगे तो, और साथ में ऐसे ट्रीटमेंट पर ज़्यादा जाना है जो आपको बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन में भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी मेडिसिन की डोज दी जाती है उस जितना उससे फ़ायदा है उससे कई गुना ज़्यादा उससे नुकसान है, कई गुना ज़्यादा नुकसान है। यानी कि मेडिसिन से भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है। तो आप कोशिश करिए कि जब आप ऐसी स्थिति में हो तो नेचुरली अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर जाने से रोकें और ऐसे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें जो आपको बिना किसी दवा के ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इस तौर पर न्यूरोथेरेपी आज देश भर में काम कर रही है। देश भर में लगभग 5000 न्यूरोथेरेपी सेंटर हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से पीड़ित है या ऐसे सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर मिलिए। हो सकता है वो आपको भी हमारी तरीके से, जैसे हमने कम से कम 15 लोगों को ऐसे स्टेज से वापस लेकर आए हैं जहाँ डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको अब डायलिसिस ही बचा सकता है, और आज उनको बिना डायलिसिस के भी वो जीवित हैं और अपने आप सारे काम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप अगले टॉपिक किस जो वीडियो है किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं तो वो भी हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।